स्वागत है दान बहादुर वाणी क्लासेज में। आज का टॉपिक है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी से तात्पर्य किसी भी प्रणाली को सही ढंग से चलाने के लिए अलग अलग स्तरों तथा समूहों में सत्ता का बंटवारा या सरकार के विभिन्न अंगों तथा सरकार के विभिन्न स्तरों में सत्ता का बंटवारा। आइए हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। हम बेल्जियम और श्रीलंका की दो कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। बेल्जियम यूरोप का छोटा सा देश है। उसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। बेल्जियम लगभग भारत के हरियाणा राज्य के समान है। बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेरिस इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग बोलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20% लोग डच भाषी हैं। अगर बेल्जियम पूरे देश के हिसाब से देखा जाए तो बेल्जियम में डच भाषी लोग बहुसंख्यक हैं और फ्रेंच भाषी लोग अल्पसंख्यक हैं। लेकिन यदि ब्रुसेल्स की बात की जाए तो ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच लोग हैं और 20% डच लोग हैं। बेल्जियम में बहुत अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत समय बाद आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा ब्रुसेल्स में दिखा। बेल्जियम में यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर थे। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। वह देश है श्रीलंका। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीलंका की आबादी में कई जाति समूह के लोग रहते हैं। श्रीलंका में प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। फिर दूसरे नंबर पर तलिमों का है, अर्थात सिंहली बहुसंख्यक हैं। उसके बाद तमिल हैं। इसके बाद तमिलों के बाद ईसाई और मुसलमान समुदाय के लोग श्रीलंका में रहते हैं। श्रीलंका सन 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यक आबादी के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार में सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया, जिसके तहत तमिलों को दरकिनार करके सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया तथा विश्वविद्यालय व सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। संविधान में यह भी प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी
और शासन को लेकर के बेगानापन बढ़ाया। तमिलों को लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान अधिकारों से वंचित कर रही हैं। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में भेदभाव हो रहा है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के बीच संबंध बिगड़ते चले गए। तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग को लेकर संघर्ष किया, लेकिन तमिलों की मांगों को लगातार नकारा गया। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच अर्थात सिंहलियों और तमिलों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। गृह युद्ध से तात्पर्य, वेरी इंपॉर्टेंट, गृह युद्ध से तात्पर्य जिस देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगने लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। इस गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए। अनेक परिवार अपने देश से भागकर शरणार्थी बन गए और इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। श्रीलंका के गृह युद्ध से देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा हुई। अब हम लोगों ने बेल्जियम और श्रीलंका का तुलनात्मक अध्ययन कर चुके, अर्थात श्रीलंका की क्या स्थिति थी उसको देख चुके, उसको समझ सके, और बेल्जियम की क्या स्थिति थी। लेकिन बेल्जियम के नेताओं ने जो समझदारी का परिचय दिया, अब हम उसके बारे में विचार करेंगे। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। बेल्जियम के लोगों ने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के नेताओं ने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो, सभी मिलजुल कर रह सकें। बेल्जियम के लोग जो व्यवस्था अपनाई वह कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के नेताओं ने संविधान में जो 4 संशोधन किए, लोगों में एकता बनाने का प्रयास किया, जिसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। पहली बात यह थी कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया कि केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, अर्थात चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों चाहे बहुसंख्यक समुदाय के लोग हों, मंत्रियों की संख्या में सभी समुदायों के मंत्री जो होंगे वो समान रहेंगे। दूसरी बात उन्होंने क्या रखी, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी, उसको देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों से तात्पर्य राज्य सरकारें, क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, अर्थात राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। तीसरी बात, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। चौथी पॉइंट यह थी कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ तीसरे स्तर की
सरकार भी काम करती है। यानी ये जो सरकार है इसको कहते हैं सामुदायिक सरकार। बेल्जियम एक ऐसा देश है जहाँ पर तीसरी सरकार सामुदायिक सरकार है। इस सरकार का चुनाव अर्थात सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। अर्थात जो डच भाषी लोग हैं उनकी एक अलग सरकार होगी और जो फ्रेंच भाषी लोग हैं उनकी सरकार अलग होगी, और उस सरकार को बनाने में उसी समुदाय के लोगों की भूमिका होगी। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, अर्थात बेल्जियम भी लोकतांत्रिक है और श्रीलंका भी लोकतांत्रिक है। फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनकी हिस्सेदारी न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता संकट में पड़ सकती है। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। इन दो तर्कों में एक को हम युक्तिपरक तथा दूसरे को नैतिक परक कह सकते हैं। युक्तिपरक तर्क से तात्पर्य, युक्तिपरक तर्क वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। युक्तिपरक से क्या तात्पर्य है? युक्तिपरक तर्क को समझदारी का तर्क भी कहते हैं। इसमें युक्तिपरक में हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया निर्णय युक्तिपरक तर्क कहलाता है, जैसा कि बेल्जियम के नेताओं ने करके दिखाया। जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। उसमें बुद्धि के आधार पर लाभ हानि का हिसाब लगाकर फैसला नहीं किया जाता, केवल नैतिकता के आधार पर फैसला किया जाता है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। अब हम इन रूपों के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में किस तरीके से सत्ता का बंटवारा होता है। पहला है शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। पहला है शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। शासन के विभिन्न अंग अर्थात व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। अर्थात सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम होता है कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका का कार्य होता है व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यान्वित करवाना। न्यायपालिका का काम होता है व्यवस्थापिका पे भी निगरानी रखना और कार्यपालिका पर भी निगरानी रखना। अब हम देखते हैं कि इन तीनों अंगों के बीच
जो सत्ता है, शक्ति है, वो बटी हुई है, अर्थात सत्ता एक जगह स्थिर नहीं है, अर्थात एक ही के पास नहीं है। ये तीनों अंगों में सत्ता बटी हुई है। व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यान्वित करवाना, न्यायपालिका दोनों पे निगरानी रखती है, व्यवस्थापिका पर भी और कार्यपालिका पर भी। अर्थात शक्ति जो है एक जगह नहीं है, तीनों जगह बटी हुई है। ये सत्ता का बंटवारा एक स्वरूप है। देखिए, व्यवस्थापिका से तात्पर्य भारत के संदर्भ में, व्यवस्थापिका से तात्पर्य संसद, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। व्यवस्थापिका जब कानून का निर्माण करती है तो वह मनमानी तरीके से नहीं कर सकती। व्यवस्थापिका जो भी कानून बनाएगी वह संविधान के अनुरूप बनाएगी। यदि व्यवस्थापिका कानून बनाते समय संविधान का अनुसरण नहीं करती, तब न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को शून्य घोषित कर सकती है। अब व्यवस्थापिका पर निगरानी किसकी हो गई? न्यायपालिका की। अब कार्यपालिका, कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को सही तरीके से कार्यान्वित करवा रही है अथवा नहीं, इसकी निगरानी न्यायपालिका करती है। यदि कार्यपालिका मनमानी करेगी तो भी उस पर अंकुश न्यायपालिका रखती है। तो न तो ये अतिक्रमण कर सकती है और न तो ये अतिक्रमण कर सकती है। अगर देखिए, अब न्यायपालिका भी पूर्ण रूप से शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका में जो भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्त कार्यपालिका के द्वारा होता है, अर्थात कार्यपालिका से तात्पर्य राष्ट्रपति की द्वारा। यदि कोई भी न्यायाधीश अधिक शक्ति का प्रयोग करता है या ज़्यादा अतिक्रमण करता है, तब व्यवस्थापिका उस पर अंकुश लगा सकती है, अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकती है। तो अब न तो व्यवस्थापिका के पास पूरी शक्ति है, न तो कार्यपालिका के पास पूरी शक्ति है, न तो न्यायपालिका के ही पास पूरी शक्ति है, अर्थात शक्ति तीनों अंगों में बटी हुई है, एक दूसरे के नियंत्रण में है। अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अपने अपने शक्ति का उपयोग करते हैं। अर्थात न्यायपालिका इस पे नियंत्रण रखे हुए है, ये इस पे नियंत्रण रखे हुए है, ये इस पे नियंत्रण, क्योंकि कार्यपालिका जो होती है वो व्यवस्थापिका में से ही बनाई जाती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में, संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का जो निर्माण होता है वो व्यवस्थापिका में से ही होता है। इसलिए कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अगर कार्यपालिका मनमानी करेगी तो व्यवस्थापिका जो है अविश्वास का प्रस्ताव ला करके उसे पदच्युत कर सकती है। अब ये दोनों एक दूसरे के नियंत्रण में हैं, और जब एक दूसरे के नियंत्रण में रहेंगे तो यहाँ संतुलन की व्यवस्था बनी रहती है। इसीलिए इसको कहते हैं नियंत्रण और संतुलन। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। और ये जो शक्ति का बंटवारा है ये विभिन्न अंगों के बीच, इसको कहते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का क्षैतिज वितरण, ये नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था किससे संबंधित है? सत्ता के क्षैतिज वितरण से। और सत्ता के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन कौन है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दूसरा है सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा। स्तर से तात्पर्य
इसको कहते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर से नीचे। तो हमारे यहाँ भारत के संदर्भ में हमारे यहाँ 3 तरह की सरकारें हैं। संघीय सरकार, संघीय सरकार, संघीय सरकार से तात्पर्य सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी सरकार है राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार से स्टेट गवर्नमेंट। तीसरी है स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। अब ये ऊपर सबसे ऊपर है संघीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके बाद है राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, और सबसे ऊपर संघीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरे फिर राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, तीसरी है स्थानीय सरकार अर्थात लोकल गवर्नमेंट। हमारे संविधान में 3 सूचियों का प्रावधान, अनुसूचियां नहीं सूचियां, 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय हैं उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात संघीय सरकार कानून का निर्माण करेगी। दूसरी जो राज्य सूची है उस पे राज्य सरकार कानून बनाएगी। तीसरी जो समवर्ती सूची है उस पे दोनों सरकारों का अधिकार है अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट भी और राज्य सरकार अर्थात स्टेट गवर्नमेंट भी। हाँ, यहाँ एक विशेषाधिकार संघीय सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट को। यदि दोनों सरकारें संघीय सरकार और राज्य सरकार समवर्ती के किसी विषय पे कानून का निर्माण कर रही हैं और दोनों में मतभेद की स्थिति होती है तो संघीय सरकार को विशेष प्रावधान दिया गया अर्थात संघीय सरकार जिस तरीके से कानून का निर्माण करेगी वही संघीय सरकार जिस तरीके से कानून का निर्माण करेगी वही मान्य होगा। राज्य सरकार उसमें कमजोर है अर्थात राज्य सरकार संघीय सरकार से कमजोर है। तो अब यहाँ संघीय सरकार जो पूरे देश की सरकार होती है वो भी पूर्ण रूप से शक्तिशाली नहीं है, इसकी भी शक्तियाँ सीमित हैं। राज्य सरकार अपने राज्य सूची के विषय पर उसका क्षेत्राधिकार है। इस तरीके से हम देखते हैं कि इस सत्ता के बंटवारे में अर्थात ऊर्ध्वाधर वितरण में दोनों सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा हुआ है अर्थात एक ही सरकार के पास पूरी शक्ति नहीं है, पूरी पावर नहीं है, बल्कि जो पावर है जो शक्ति है वो दोनों सरकारों के बीच बटी हुई है। उसके बाद तीसरी सरकार हमारे यहाँ है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार के लिए हमारे संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची बढ़ाई गई है और उसमें इस सरकार के अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं अर्थात ये भी सरकार के पास अधिकार हैं, इस सरकार के पास भी अधिकार हैं, इस सरकार के पास भी अधिकार हैं अर्थात सत्ता जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट संघीय सरकार में भी है, राज्य सरकार में भी है, स्थानीय सरकार में भी है। और इस सत्ता के बंटवारे को सरकार के विभिन्न स्तरों में जो बंटवारा किया गया है इसी को सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। तीसरा, राजनीतिक दलों व दबाव समूह द्वारा सत्ता का विभाजन। अब यहाँ राजनीतिक दल और दबाव समूह में भी सत्ता बटी हुई है। राजनीतिक दलों व दबाव समूह द्वारा सत्ता का विभाजन। अब इसको लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता बारी बारी से विभिन्न राजनीतिक दलों के हाथ में आती जाती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक ही दल हमेशा सत्ता में बना रहे, हमेशा कभी दूसरी पार्टी सत्ता में आती है, कभी दूसरी पार्टी सत्ता में आती है। अर्थात
जो पार्टी सत्ता में होगी उसके पास पावर रहेगा, फिर अगली पार्टी जो है विजयी होगी उसके हाथ में सत्ता चली जाएगी। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे अनेक संगठित हित समूहों को भी सक्रिय रूप में क्रियाशील देखते हैं। दबाव समूह सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करने या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं। हालांकि दबाव समूह सत्ता नहीं प्राप्त करते, लेकिन सत्ता में परिवर्तन कर सकते हैं। दबाव देकर के अपनी मांगे लागू करवा सकते हैं। इसका सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका में दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, जो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तथा दबाव समूह चुनाव के समय व चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता करके सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करते हैं, सत्ता में हिस्सेदारी निभाते हैं। चौथी पॉइंट है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। कुछ देशों के संविधान में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, ताकि लोग स्वयं को शासन से अलग न समझने लगें। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब हम अंत में कुछ विद्यार्थियों के प्रश्नों पर विचार करेंगे। कुछ विद्यार्थियों ने हमसे प्रश्न किया कि सर जी, हिंदी में सत्ता की साझेदारी लिखा रहता और इंग्लिश में पार्टनरशिप पावर या पावर शेयरिंग लिखा रहता है। यहाँ सत्ता रहता है और इंग्लिश में पावर रहता है, और पावर का अर्थ होता है शक्ति। तो आज हम सत्ता और शक्ति, इंग्लिश में जो पावर रहता है और हिंदी में सत्ता लिखा रहता है, अब उसको हम आप लोगों से कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाऊंगा और आप भी समझने की कोशिश करिए। सत्ता और शक्ति एक ही होती है, उसमें जो अंतर है बहुत थोड़ा सा अंतर है। जब प्रभाव और शक्ति एक जगह हो जाते हैं तब वह सत्ता के रूप में होती है। अर्थात सत्ता म्यान में रखी हुई तलवार के समान होती है। म्यान अर्थात जिसमें तलवार रखी जाती है, जैसे ऐनक एक डिब्बे में रखा जाता है, उसी तरीके से तलवार जो होती है वो म्यान में रखी जाती है। अर्थात म्यान जो होती है तलवार की एक खोली या कबर होती है। तो म्यान में रखी हुई तलवार जो होती है वो सत्ता के रूप में होती है, और म्यान से निकली हुई जो नंगी तलवार होती है वह शक्ति के रूप में होती है। अब हम आपको सत्ता और शक्ति के अंतर को थोड़ा सा समझाएंगे। एक कहानी के माध्यम से हम सत्ता और शक्ति के अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। एक राजा थे। राजा के राज्य में एक घटना घटी। घटना यह थी कि राजा के राज्य में एक स्त्री अपने बच्चे को नदी के किनारे बैठा करके स्नान
करने लगी। जब वह नदी में स्नान कर रही थी तो एक दूसरी स्त्री आई और उसके बच्चे को लेकर के चल दी। जिस स्त्री का वो बच्चा था वह स्त्री नदी में स्नान कर रही थी और नदी से जल्दी निकल करके दौड़ करके दूसरी स्त्री के पास आई। बोली, भाई हमारे बच्चे को आप क्यों लेकर के जा रही हैं? तो जो स्त्री लेकर के जा रही थी वह स्त्री बोली, यह मेरा बच्चा है। और जिस स्त्री का बच्चा था वह कह रही है, नहीं यह मेरा बच्चा है। दोनों में विवाद हो गया। वह कह रही थी यह बच्चा मेरा है, दूसरी स्त्री कह रही थी यह बच्चा मेरा है। और इसी बीच राजा के दूत वहाँ घूम रहे थे। जब राजा के दूत वहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि दो स्त्रियाँ एक बच्चे को लेकर के आपस में लड़ रही हैं। वह कह रही है ये मेरा बच्चा है, वह कह रही थी मेरा बच्चा है। दूत भी पास पहुँचा, राजा का दूत पहुँचा और बोला कि तुम लोग क्यों आपस में झगड़ा कर रही हो? तो एक स्त्री बोली यह बच्चा मेरा है, दूसरी स्त्री बोली नहीं यह मेरा बच्चा है। और इसी विवाद को लेकर के दोनों लड़ रही थी आपस में। दूत समझ नहीं पाया कि आखिर ये बच्चा है किसका। अंत में दूत ने निर्णय लिया कि इन दोनों को राजा के दरबार में ले चलते हैं। वह दूत जो राजा का दूत था वह दोनों स्त्रियों को कहा भाई चलो, और ले गया राजा के दरबार में। तो राजा का दरबार लगा और दोनों स्त्रियों को पेश किया। और दूत बोला, महाराज ये स्त्रियां नदी के किनारे इस बच्चे को लेकर के आपस में लड़ रही थी। यह स्त्री कह रही यह बच्चा मेरा है और दूसरी स्त्री कह रही है यह बच्चा मेरा है। अब महाराज आप ही बताइए, आप ही निर्णय करिए। अब हमारे समझ में नहीं आया, इसलिए इन लोगों को आपके दरबार में ले आया। कुछ समय तक राजा विचार किए। विचार करने के बाद फिर अपने मंत्री को बोले, मंत्रीवर ले आओ मेरी तलवार और इस बच्चे को मेरी तलवार से दो टुकड़े में बांट करके आधा एक स्त्री को दे दो, आधा दूसरी स्त्री को। अर्थात बच्चे को काटो और काट करके एक पार्ट जो है पहली स्त्री को दे दो और दूसरा पार्ट दूसरी स्त्री को दे दो। इतना कहने के बाद मंत्री जो है गया तलवार ले आया और जैसे ही तलवार खींचा बच्चे को ऊपर वार करने के लिए, उसी समय जिस स्त्री का लड़का था उसके अंदर मातृत्व उत्पन्न हुआ और वह स्त्री राजा के पास आकर के हाथ जोड़ करके बोली, महाराज इस बच्चे को दो टुकड़ों में मत काटिए, इसी स्त्री को दे दीजिए। राजा ने कहा, अभी तक तुम कह रही थी ये मेरा बच्चा है, वह कह रही थी मेरा बच्चा है, अब तुम क्यों इसको देना चाहती हो, पहले क्यों नहीं दे दी? जिस स्त्री का बच्चा था उसने कहा, महाराज है तो यह मेरा ही बच्चा, किंतु मरने से अच्छा यह है कि ये बच्चा जिंदा तो रहे, हमारे पास भले ही न रहे, भले ही हमारा बेटा है, हमारा ही बच्चा है, लेकिन ये हम इसको दो टुकड़े में आप काट देंगे तो आधा टुकड़ा मरा हुआ, आधा टुकड़ा हम लेकर के क्या करूँगी? कम से कम मेरा बच्चा है, भले ही मेरे पास न रहे किंतु जिंदा तो रहेगा, इसकी ज़िंदगी तो रहेगी, भले ही हमारे पास न रहे इसी के पास रहेगा। राजा समझ गए कि इसी स्त्री का लड़का। फिर राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि मंत्रीवर इस बच्चे को इसी औरत को दे दिया जाए, क्योंकि जो माँ की ममता है इसी स्त्री के अंदर है और यह बच्चा इसी स्त्री का है इसी स्त्री का है। फिर अंततः निर्णय किसके द्वारा हुआ? उस तलवार के द्वारा जो शक्ति का प्रतीक थी। तो
सत्ता और शक्ति, कभी कभी सत्ता को शक्ति की जरूरत पड़ती है। बिना शक्ति के सत्ता अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती, और यही शक्ति और प्रभाव जब एक स्थान पे हो जाते हैं तो वही सत्ता हो जाती है। और सत्ता और शक्ति में कोई अंतर नहीं है। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जब म्यान में रखी हुई तलवार होती है तब वह सत्ता के रूप में होती है, और जब म्यान से तलवार, नंगी तलवार बाहर हो जाती है तो वह शक्ति के रूप में होती है। राजा जो था वो सत्ता था, सत्ता, और वो तलवार किसके पास थी? राजा के पास थी। तो राजा ने जो निर्णय दिया, न्याय किया, वो किसके बल से किया? शक्ति के बल से। तो कभी कभी सत्ता को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है, और शक्ति सत्ता के पास ही रहती है। यह वीडियो कैसा लगा? यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।